मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर्पर न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पामौर महंत स्वर्गीय श्री 1008 श्री बाबा राम खिलावन दास जी की स्मृति में राम जानकी मंदिर की बगिया में पिछले 3 दिन से चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का दौरान पंडित सुरेश शास्त्री ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण को गौ माता से अधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने गौलोक बनाया। यह संदेश भी दिया कि गाय, गुरु, ब्राह्मण व स्त्रियां हमेशा पूजनीय होती हैं। भगवान ने बोलिए लक्ष्मी मैया की श्री रमा रंजयंती किसा चारों ओर हाहाकार। मेरे गोविंद चले गए। देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की विजय हुई, दैत्यों की पराजय। शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को संजीवनी विद्या के द्वारा राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में बन रहे 1000 बिस्तर के बहुप्रतीक्षित अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी रहे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे। सिंधिया ने कार्य की प्रगति पर संतुष्टि जताई और सुझाव दिया कि जैसे ही ए ब्लॉक का काम पूरा हो जाए इसे शुरू कर देना चाहिए, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को हेल्थ का हब भी बनाया जाएगा और यहाँ प्राइवेट अस्पताल भी लाए जाएंगे। ग्वालियर के कंपू क्षेत्र में ग्वालियर पोर्टरीज की जमीन पर जय रोग अस्पताल परिसर के पास 1000 बिस्तर के आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी अस्पताल का निर्माण लंबे समय से किया जा रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को ग्वालियर दौरे के दौरान इसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर इस पर सतत निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ए ब्लॉक पूरा बन जाता है और बी और सी में धूल का काम खत्म हो जाता है तो इसे शुरू कर जनता के लिए खोल देना चाहिए, जिससे जनता स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना, मशीन और स्टाफ की नियुक्ति, तीनों काम एक साथ होने चाहिए। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से भी मरीज आते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि ग्वालियर को हेल्थ के हब के रूप में विकसित किया जाए। इस अवसर पर मौजूद अस्पताल के अधीक्षक ने भी हमारे संवाददाता को जानकारी दी। एएमसी नहीं हो पाया पूरे मध्य प्रदेश। वो जरा आप लिख के मुझे दे देंगे सुझाव के रूप में, जैसे आपके सहभागी ने एक सड़क की बात की थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी जरा मुझे लिख के दे दीजिए, उस पर मैं कार्य करूंगा। पिछले 2.5 महीने से कैंसर आप लोगों का सदैव एक सकारात्मक योगदान रहता है, तो सुझाव दीजिए, उस पर मैं तीव्र गति से कार्य करूंगा। 2020 तो 2020 अच्छी निकली और ये निश्चित लास्ट दौरा होगा ये 2020 का आपका ग्वालियर का, तो 2021 किस तरीके से देखते हैं? 2021 में तो विश्व को निजात मिले इस महामारी से, जानें बची, वैक्सीन आए, साधारण जिंदगी विश्व का हर मनुष्य जी पाए और भारत दोबारा प्रगति और विकास के नक्षत्र के रूप में उभरे, जिसका मुझे पूरी आशा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया दौर भारत का रहा है, आने वाले समय में भारत पोल पोजीशन में रहेगा विश्व में, इसका मुझे पूरा 20 आपके लिए भी ऐतिहासिक रही, 20 कोरोना के नाम से भी ऐतिहासिक रही, पार्टी चेंज हुई, कई घटनाएं ऐसी। अब मैं अतीत में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं तो वर्तमान और भविष्य में रखता हूँ। आपको और हमें मिलकर, आप भी जनसेवा के पथ पे हैं, हम भी जनसेवा के पथ पे हैं, तो सकारात्मक सोच से हमको लगना होगा। थैंक यू। देखिए, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी जितनी है, वो जब से कोविड शुरू हुआ है करीब 1 साल होने जा रहा है, लगातार बिना रुके बिना थके लगे हुए हैं। कई उन पे सवाल भी उठते हैं, परंतु वो अपने काम से नहीं हट रहे हैं। आज मैं महाराज सिंधिया साहब का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने एक बहुत कठिन समय जो था, जिस दिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो आग की घटना हुई, उसमें तत्काल हमारे सभी स्टाफ ने मिलके सारे मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आग पे काबू पाया। और उसके लिए महाराज साहब ने जो हमारी फ्रेटर्निटी को, हमारे जो डॉक्टर्स योद्धा उस दिन थे, उनको सम्मानित किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस तरीके से जो लोग लगे हुए हैं काम में, रात दिन लगे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ के, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के, उन्होंने आज एक दिन की छुट्टियां तक आज तक नहीं ली हैं। मैं स्वयं गवाह हूँ इस बात का। तो यदि उनको इस तरह से सम्मान मिलता है कहीं भी, तो उनका उत्साहवर्धन होता है और समाज की सेवा में और पूरी तरह से लगते हैं। और मैं फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि इसी तरह का जो एप्रिसिएशन और उत्साहवर्धन यदि इस चिकित्सा समाज का और इस चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का होता रहेगा, तो हमारे लोग बिल्कुल बिना रुके, बिना थके हमेशा समाज की सेवा करते रहेंगे। बताइए। आज हम लोग ने सर्वेक्षण किया है पूरे हमारे अस्पताल का, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारे संभाग के लिए, हमारे शहर के लिए। हमारे दोनों मंत्रीगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम जी और हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी भी यहाँ थे। प्रशासन के साथ हमने सर्वेक्षण किया और हमने जायज़ा लिया है कार्य प्रगति का, और जायज़ा के साथ साथ हमने कई सुझाव भी दिए हैं। उदाहरण के तौर पर एक तरफ है अधोसंरचना को खड़ा करना, और ये ए ब्लॉक जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बी और सी में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो एक सुझाव हमने ये दिया है कि अगर ए ब्लॉक तैयार हो जाए और बी और सी में धूल का काम समाप्त हो जाए, तो बी और सी को हम लोग पार्टीशन करके, जब अंदर का काम चल रहा है इंटीरियर का, तब तक ए ब्लॉक की शुरुआत हम लोग कर लें, ताकि इस सुविधा का, जन कल्याण सुविधा का जो लाभ है क्षेत्र की जनता को मिल पाए। दूसरा मैंने निवेदन ये किया है हमारे मंत्री जी को भी और प्रशासन को भी कि केवल अधोसंरचना खड़ा करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसमें संयंत्र भी पहुंचने चाहिए, बिस्तर हों, एक्सरे मशीन हो, एमआरआई हो, ऑपरेशन ओटी टेबल्स हों, रेडियोलॉजी हो, हार्ट का हो, तो वो संयंत्र का भी ऑर्डरिंग हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि संयंत्र यहाँ आ जाएं और इमारत तैयार ना हो, और ये भी ना हो कि इमारत तैयार हो जाए और संयंत्र ना हो। तो दोनों का पैरेलल प्रोसेसिंग होना चाहिए। और इसके साथ जो तीसरा भाग है वो है स्टाफ एलोकेशन का, क्योंकि ऐसा ना हो कि इमारत तैयार, संयंत्र हैं पर मानव संसाधन नहीं। तो तीनों का एक पैरेलल प्रोसेसिंग करके एक 3 नदियों का संगम समुद्र में हो, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसका पर्ट चार्ट बनना चाहिए टाइमलाइन के आधार पर, ताकि उसके आधार पर हम लोग आगे कार्य कर पाएँ। माननीय मंत्री जी भी इस पर पूरी सहमति इन्होंने जताई है। मुझे विश्वास है कि प्रशासन और विभाग मिलकर जल्द से जल्द इस पर क्रियान्वयन करके जनता को समर्पित कर। महाराज साहब, ये ग्वालियर अंचल की ये बड़ी सौगात तो है ही है, खासकर आपको नहीं लगता है बड़े महाराज साहब का जो सपना रहा है ग्वालियर के मंदिर को भी एक हेल्थ का हब बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है प्रादेशिक स्तर पर हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी आकर एक केंद्र स्वास्थ्य का ग्वालियर बन पाए। क्योंकि आप मत भूलें कि हम लोग जहाँ स्थित हैं वहाँ पूरे राष्ट्र का कई राज्यों का केंद्र ग्वालियर बन जाता है। उदाहरण के तौर पे आज भी ग्वालियर में राजस्थान से लोग आते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आते हैं, तो अनेक राज्यों से लोग आज भी आते हैं। तो ये एक हब बन जाएगा सर्विस करने के लिए, केवल ग्वालियर और आसपास के ज़िलों के लिए नहीं, लेकिन आसपास के राज्यों के लिए भी। और एक काउंटर मैग्नेट बन सकता है ये दिल्ली के लिए भी। तो निजी अस्पतालों को भी लाने के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हमारी आशा है कि निवेश भी इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र से हो। सबसे बड़ी ग्वालियर आए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महल में जनसंपर्क किया, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए। इस दौरान जनसंपर्क करने के लिए कई लोग महल में भी पहुंचे। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वह कांग्रेस का विषय है, लेकिन अब कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और उसकी लड़ाई बाहर आ चुकी है। कांग्रेस जनता में राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और देश में भी नाकाम हो चुकी है। जो योजनाएं जनता के हित में हैं उनका विरोध करना कांग्रेस की परंपरा बन चुकी है। उनको मैं शुभकामना देता हूँ, हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है, जन कल्याण योजना के साथ, और नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जनता इस त्रिमूर्ति में पूर्ण विश्वास रखती है। लेन देन में नाम आने के नाम पर बोले सिंधिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी इसमें रिपोर्ट है उसके आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई जरूर होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा,
मैंने सदैव कहा है कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी। सबको मालूम था वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा कैसे बन गया। सुबह से रात तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन दहाड़े भी भ्रष्टाचार की एक समुद्री बन गई थी। देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। आप लोगों के लिए भेजूंगा। ठीक है, तो ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ आपके दूसरे उस प्लान के लिए। तो अब आप कह रहे हैं ये 17 एकड़ है, 17 एकड़ का मेडिकल साइड का कौन आप इधर आइए। अब आप बताइए सी ब्लॉक में इसमें सी ब्लॉक केवल ये है, केवल ये सी इसमें कितने बिस्तर हैं? 576 फिर ए ब्लॉक कहाँ है आपका? है ब्लॉक ये ए ब्लॉक में कितने बिस्तर हैं? है 330 ए ब्लॉक तो ये है, नहीं ये कितने हैं? 330 और बी ब्लॉक इसमें 130 अच्छा, तो ये केवल इतना है। ये केवल सर ये हाँ, तो ये पॉटरीज का डिमार्केशन है लैंड का, पर ब्लॉक केवल ये है और ये और ये, तो 570 और 330 तो 460 और 570 1000 बैठे ये। लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि किस तरह के आदमी है कमलनाथ जी की 26 से 27 सीट जीतने की कह रहे हैं। देखिए मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में चुटकियाँ लूँ। मैंने 20 साल की राजनीति में कभी ये नहीं किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कमल के फूल के झंडे का परचम को लहराना ये मेरा धर्म और दायित्व है। जनता की सेवा करना, विकास और प्रगति लाना ये मेरा धर्म और दायित्व है। कांग्रेस में जो अंदरूनी मामला है वो उनका विषय है, वो अपने आप उसको देखें, हम अपने घर को मजबूत करें। जहाँ तक जो टिप्पणी के बारे में आपने कहा है, अब जो अंदर हो रहा था वो खुलेआम सड़क पे और आप सब लोगों के सामने आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस को क्या करना है, क्या उनकी स्थिति है, जनता के बीच में राज्य में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, देश में नाकाम हो चुकी है। जो योजनाएं जनता के हित में हैं उनका विरोध करना ये कांग्रेस की अब परंपरा बन चुकी है। उनको शुभकामनाएं देता हूं। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन कल्याण योजनाओं के साथ है और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो एक इतिहास रचा जा रहा है देश में और मोदी जी के द्वारा विश्व में भी, जनता पूर्ण रूप से विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखती है। महाराज एक एलिगेशन लगा है, एक नाम आया है जो आपके साथ जो मंत्री आए थे, विधायक आए थे, उनका काले धन में नाम आया है। कमलनाथ के जो लोग थे उनके द्वारा पैसा दिया गया, ब्लैक मनी का लेन देन है। इस पूरे मामले पे चुनाव आयोग भी निगरानी बरते हुए है। मुझे इसकी सूचना नहीं है, पर जो अगर ऐसी बात है तो जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी। पर मैंने जो सदैव कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, शायद उसी रिपोर्ट का आप संज्ञान में लेके उस पर टिप्पणी कर रहे हो। ये सबको मालूम था कि भ्रष्टाचारों का अड्डा कैसा वल्लभ भवन बन गया था। दिन सुबह से रात तक, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, और रात के अंधेरे में नहीं लेकिन दिन दिहाड़े जो एक भ्रष्टाचार की एक समुद्र वहाँ फैलाई गई थी, अब पूरी जनता के सामने ये स्पष्ट है। हमारा लेकिन कहा ये जा रहा है आपके लोगों का मोरल डाउन करने के लिए कुछ लोग आपके दल के देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कोई मेरे नहीं है, कोई फलाने के नहीं है, कोई ढिमके के नहीं है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हैं।
कोई गुट नहीं है, कोई फैक्शन नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। कमल का फूल हमारा झंडा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब और अमित शाह जी हैं, और उनके नेतृत्व में, उनके शैली के आधार पर हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलकर जन कल्याण के लिए लगे हुए हैं। थैंक यू। पंचशीला मंदिर तिकोनिया पार्क दर्पण कॉलोनी पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दर्पण कल्याण समिति और पंचशीला मंदिर समिति ने वार्ड 29 में समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा को क्षेत्र से विजय दिलाने का आशीर्वाद दिया। पंचशीला मंदिर तिकोनिया पार्क दर्पण कॉलोनी पर संगीत में सुंदरकांड का आयोजन समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा के संयोजन और पंचशीला मंदिर समिति और दर्पण कल्याण समिति के सहयोग से आयोजित किया गया। इस सुंदरकांड पाठ में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं पाठ के समापन पर प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर यहां मौजूद वार्ड क्रमांक 29 के क्षेत्रवासी और दर्पण कल्याण समिति के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने वार्ड 29 से समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा को विजयी कराने हेतु आशीर्वाद भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में समाज सेवी सुरेंद्र शर्मा सक्रिय हैं, उन्हें एक ऐसे ही सक्रिय नेता की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र में और विकास कार्य हो सकें और क्षेत्र खुशहाल होते हुए स्मार्ट वार्ड के रूप में विकसित हो सके। देखिए हमारे संवाददाता की खबर। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की ग्वालियर इकाई द्वारा एक मुलाकात आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। बैठक में महापौर के लिए अनुभा मुकेश अग्रवाल के नाम पर सहमति भी बनी। वैश्य महासम्मेलन की ओर से होटल शेल्टर में आयोजित एक परिचर्चा में नगरीय निकाय चुनाव पर ग्वालियर के वैश्य समाज के 300 से ज़्यादा प्रमुख लोगों ने एक राय होकर यह निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अनुरोध करेंगे कि ग्वालियर नगर निगम के महापौर पद हेतु वैश्य समाज को मौका मिलना चाहिए। बैठक में चर्चा करते हुए वैश्य महासम्मेलन की युवा इकाई का प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर एक भी वैश्य प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ है और अब यह अवसर है कि ग्वालियर के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देने वाले वैश्य समुदाय को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सभी ने विस्तृत चर्चा करने के उपरांत अनुभा मुकेश अग्रवाल के नाम पर एक राय से सहमति व्यक्त की। जैन महापंचायत के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता पारस जैन ने कहा कि श्रीमती अनु अग्रवाल, जो कि सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में सदैव तत्पर रहने के साथ साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है तथा इनके पति मुकेश अग्रवाल का सार्वजनिक जीवन हर व्यक्ति के दुख सुख में खड़ा होने का है। वैश्य महासम्मेलन के संभागीय मीडिया प्रभारी ललित जैन ने बताया कि इस अवसर पर आशीष अग्रवाल, अमित जैन, विवेक गुप्ता, महेश गर्ग, विनय जैन, गिरीश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। मुकेश अग्रवाल से अनुरोध करते हुए
कहा गया कि वह अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अनुभा अग्रवाल, जो कि IIT कानपुर से ग्रेजुएट करने के बाद ऑटोमोबाइल के बिजनेस में आई और एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया। अगर ऐसी सोच वाली सामान्य वर्ग की महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी अवसर देती है तो ग्वालियर शहर का विकास होगा। वैश्य महासम्मेलन में महिला विंग की राखी गेड़ा, ऋचा गुप्ता, रानी गुप्ता, ज्योति बंसल ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन पदम जैन ने और आभार अमित जैन ने व्यक्त किया। कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह शोध का विषय हो सकता है कि हम बटे या हमें बांटा गया, परंतु यथार्थ यह है कि हम सब बटे हुए हैं। और आज अगर हमें मजबूत होना है तो हमें एक मंच पर आना होगा, अपनी अनेकता में से एकता के भाव को जगाना होगा। और जब ये भाव हम सबके बीच जागेगा, आज इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं और तैयार हुई है भाभी अनुभा भाभी जी, जो खुद एक MD है एक ऐसी कंपनी की जिसका टर्नओवर 400 करोड़ है, और वो आके अब आज हमारे सामने आई है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। आपको शायद पता नहीं, अनुभा भाभी जी MD है पिछले 20 सालों से भोपाल एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड की। तो वो 400 करोड़ का टर्नओवर देखिए, जिसके वो MD हैं, जिसको वो इतने सुचारू रूप से चला रही है पिछले 20 साल से। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे ग्वालियर को भी बहुत अच्छे से चला पाएंगी। लेकिन किसी भी पार्टी का मिले, ये बात बिल्कुल जैन साहब ने बिल्कुल सही नहीं है, मैं भी एग्री कर रही हूँ कि अगर बीजेपी ना है तो बिल्कुल ये गलत बोला। कमलनाथ जी के हाथ में डोर नहीं है इस टाइम, किसके हाथ में ये सबको पता है। दिग्विजय जी ढूंढ रहे हैं और वो भी व्यापारी को ढूंढ रहे हैं। कोई व्यापारी नया सामने आए तो वो इमीडिएट दे देंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, आम आदमी की फाउंडर मेंबर हूँ, इसका प्राउड है मुझे, और कैट की नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि जब हमारी महिलाएं इतना ग्वालियर में क्लब पहुँच जाते हैं, और क्लब में बेस्ट महासम्मेलन के लोग, मतलब हमारी बेस्ट महिलाएं ही क्लब चला रही हैं। वो क्लब पिछले 10-10 सालों से उसमें काम कर रही हैं, और चूंकि क्लब में भी समाज सेवा होती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। जैसे ऐसा हमने बोला, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ अपने बाग में, मेरा टिकट पक्का है। तो टिकट पक्का मतलब क्या कि सेवा ही तो करनी है ना उसमें। तो आप लोग क्लब चला रहे हो, पिछले 10-10 सालों से एक क्लब में लगे हो, समाज सेवा कर रहे हो, क्यों ना एक बात पकड़ते। क्यों नहीं ऐसा हो कि जब हम जाए तो टिकट क्या कांग्रेस के लिए टिकट तो मिले नहीं, और बीजेपी के लिए टिकट तो मिले नहीं, वो आपको मनाने हैं, तब तो आपकी क्लबबाजी का कोई मतलब है। तो आप लोग आगे आइए, बात एडोप्ट कीजिए, 20 महिलाएं 25 महिलाएं जाए, अपने बात को सुधारें। हमारा ग्वालियर भी सुंदर रहेगा, हमारे गैर समाज का नाम होगा, और हमारी सारी महिला शक्ति प्रशासन में आएगी, तो हमारी शक्ति वैसे बढ़ेगी। धन्यवाद। हो सकता है चुनाव मार्च तक है ना, 3 महीने हैं, तो 3 महीने में इतनी भूमिका बन जानी चाहिए कि अगर व्यस्त समाज को टिकट नहीं दिया तो क्या नुकसान हो सकता है। और मैं जो अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी दल सोच लो इस बात को, दोनों दलों को, तीनों दलों को, सबको यह सोचने पे बाध्य कर दो कि व्यस्त समुदाय का क्या करोगे। और जिन लोगों ने अपना नाम खुद से आगे बढ़ाया है, मैं इनको लाख साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई उन्होंने, क्योंकि इसकी बहुत भारी कमी थी। अभी इसी उपचुनाव की मैं आपको बात करूं तो हम लोग जिम्मेदारियों में थे, तो नेताओं के कार्यक्रम बनते थे, मैं ही बनाता था, समाज स्तर के कार्यक्रम बनते थे, तो हर समाज का कार्यक्रम हुआ, हर समाज का, मतलब जिसके वोट यहाँ शहर में, जिस विधानसभा में 2000 वोट भी है ना, उस समाज का सम्मेलन हुआ। टू द पॉइंट पे सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, मैं सन 84 से शायद सीधी राजनीति में काम कर रहा हूँ, और समाज सेवा के क्षेत्र में भी छोटा मोटा काम करता रहा हूँ। मेरे मंच के सामने अवध जी बैठे हैं, संजय निखा जी बैठे हैं, सीए साहब बैठे हैं, सुधीर भैया बैठे हैं, जो आजकल भारत विकास परिषद के पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं समाज सेवा में। मतलब कोविड की दवाई ग्वालियर में कैसे बटेगी, इनका प्लान बन चुका। तो मैं अक्षरशः न्यास के अध्यक्ष श्री हरिदास जी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कई संस्थाओं का नेतृत्व व्यस्त समाज करता है।
और ग्वालियर के अपन सब लोग उन समस्याओं में, उन संस्थाओं में अपने आप को बना के जीत के वहीं तक अपनी इतिश्री कर लेते हैं। शायद ये पहला प्रयास ऐसा हो रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में भी हमें कुछ करना चाहिए। मेरे को याद नहीं आता। इस नाते पिछले चुनावों में करता, जैसा मान लो पिछले चुनावों में मैं कुछ व्यस्त बहुल क्षेत्रों में पार्षद ढूंढने के लिए पार्टी के आदेश पर गया और मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा, आज मैं सराफा बाजार के कम से कम 11 घरों में गया, 11 घरों में। सराफा बाजार किसी भी एक परिवार ने अपनी महिला को पार्षद बनाने के लिए राजी नहीं हुआ तो पार्टी को एक क्षत्रिय समाज की महिला को टिकट देना पड़ा। मैं सराफा बाजार से हटके दौलतगंज में गया। मेरे ख्याल से दौलतगंज में 98% व्यक्ति रहते हैं। सही करो, उस 98% घरों में भी मैं 16 घरों में गया। उस 16 घरों में भी कोई प्रत्याशी सामने वाले प्रत्याशी को देख के जेंट सीट थी तब भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाले के प्रत्याशी कांग्रेस के थे, दमदार थे, तो भाजपा से कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को पार्टी को टिकट देना पड़ा। तो जब हम चल के गए थे तब कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, और आज ये समाज मुकेश जी और राजकुमार जी आपके नेतृत्व में अगर आगे आ रही है तो इससे बड़ा खुशी का अभ्यस्त क्या हो सकता है। आपने कम से कम हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से हम सबका ये धर्म बनता है, चाहे परिणाम जो भी हो, चाहे टिकट मिले या ना मिले, अगर आज से ये भावना भाली सबने कि वैश्य समुदाय का वोट कहाँ डालना है और किसे डालना है, तो आप निश्चित मानना कि बड़े से बड़े नेता आपके कदमों में होंगे, क्योंकि वैश्य समाज को सब ऐसे आलू समझते हैं कि आधे कहते हैं ये मेरा है, और पड़ोसी, क्योंकि हम व्यापारिक कंपटीशन करते हैं तो पड़ोसी कहता है ये मेरा है, तो बनियों का वोटर का कोई भरोसा नहीं करता और बनियों का वोट एकजुट नहीं जाता। ऐसे लोगों की मानसिकता राजनीतिक दलों में बन जाती है। किसी भी राजनीतिक चुनाव में न केवल प्रभावित कर सकते हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में, लेकिन इसके बाद भी जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादा सम्मान के साथ जीने के लिए इस पर निर्भर करता है कि उस समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है। और जब हम इस बिंदु पर बात करते हैं या विचार करते हैं तो हमें काफी निराशा हाथ लगती है। कोई सक्षम नेतृत्व मिला है और ना ही कोई सक्षम मंच, जबकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर के होने वाले राजनीतिक चुनावों में अपने तन मन धन से पूर्ण निष्ठा के साथ सम्मिलित होते रहे और जनप्रतिनिधि चुनते आए हैं। इसके बावजूद हमारी वैश्य समाज की समस्याएं जहां की तहां हैं, क्योंकि हमारे बीच से कभी ऐसा सक्षम नेतृत्व हमें नहीं मिला है। हमारे समाज को सदैव से ही आर्थिक रूप से सक्षम तो समझा गया, किंतु उसके अनुकूल राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमको नहीं मिला। जैसे के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन कौन? जब माननीय उमाशंकर जी से मेरी बात अभी हो रही थी तो जिस बात का जिक्र अभी पारस जैन साहब ने आप सबके सामने किया, लगभग वही बात उमाशंकर गुप्ता जी ने मेरे सामने दोहराई। सीट है, आप 100-50 घरों में घूम के आ जाओगे तो वैश्य प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा जो कम से कम कुछ पैरामीटर पर डिजर्व करता हो। मैंने कहा भाई साहब, अरे भाई आप आगे आइए, टिकट मांगिए, इतना साहस तो जुटाइए कम से कम। बोले मैं तो पहले कई बार प्रयास कर चुका हूं, पार्टी के नाते भी और समाज के नाते भी। हम लोग
केवल दूसरों की पल्लेदारी करने के लिए बने हुए हैं, दूसरों के पीछे रहकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बने हुए हैं। हम नेतृत्व करने के लिए नहीं बने हैं। कि मुकेश जी, मैं चाहूं कि अगर आपके परिवार से कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावित किया जाए तो मैंने कहा भाई साहब अगर ऐसा है तो मुझे विचार करने का समय दिया जाए। बोले नहीं, मैं आपका उत्तर जानता हूं कि बाद में आपका उत्तर यही आएगा कि घर में विचार नहीं हुआ। मतलब इस तरीके की धारणाएं हम लोगों के बारे में बनी हुई हैं। और जब हमारे सारे भाइयों ने ये बात रखी तो मैंने सोचा कि किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और ये समाज के लिए तो मैं तो चाहूंगा कि जो नाम हमारे सम्मेलन ने तय किया है वो उसको टिकट मिले, उसको ना मिले हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। जैसा आशीष जी कह रहे थे कि हम सब पर बहस के चश्मे से उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी मंच से आमंत्रित किए गए थे तो हमारे पास 66 वार्डों में से 2 वार्डों के लिए ना। वाम दलों ने पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का विरोध करते हुए आकाशवाणी के बाहर ताली और थाली बजाई। राजगढ़ जिले के जीरापुर में हो रहे बाल विवाह को महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने रुकवाया और परिवार को भी समझाया। बाल विवाह एक अभिशाप है, यह रूढ़िवादी प्रथा है। इसको लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बाल विवाह नहीं हो इसके लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में बाल विवाह करने का प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में समीपवर्ती ग्राम नाईहेड़ा में बाल विवाह किए जाने की जानकारी प्रशासन को लगी। उसी आधार पर प्रशासन ने तत्परता पूर्वक ग्राम नाईहेड़ा पहुंचकर बाल विवाह करने वाले परिवार को समझाइश देकर बाल विवाह नहीं करने की सलाह दी। बाल विवाह के दुष्परिणाम भी बताए। अधिकारियों की समझाइश उपरांत बालिका के माता पिता ने विवाह रोके जाने पर सहमति जता दी। जहां बताया कि बड़ी बेटी की शादी कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए दोनों बेटी का विवाह एक साथ करना चाह रहे थे। लेकिन पत्रिका छप चुकी थी, परंतु बाद में हमने तय किया कि छोटी बालिका लक्ष्मी का विवाह नहीं करेंगे। 18 साल के बाद ही बेटी का विवाह करने का भरोसा भी दिलाया। टीम ने पंचनामा तैयार कर माता पिता सहित पंचों से हस्ताक्षर कराए हैं। चाइल्ड लाइन राजगढ़ रजनी प्रजापति महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी नुपुर सांखला ने बताया कि नाईहेड़ा के पहलाद की 13 वर्ष 6 माह की बेटी का विवाह खुजनेर के पास मुंडला के जतन से तय हुआ था। विवाह 27 दिसंबर को होने वाला था, मगर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया है। रजनी प्रजापति, मैं चाइल्ड लाइन अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकर्ता हूँ। हमें 1098 पे इंफॉर्मेशन मिली थी कि ग्राम नाईहेड़ा में एक बाल विवाह हो रहा है। तो उस जानकारी के पश्चात हमारी टीम और पुलिस विभाग और साथ ही महिला बाल विकास की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई की है और हम मौके पर पहुँचे। वहाँ पे हमने पाया कि लक्ष्मी मतलब दोनों बालिकाएं हमें वहाँ नहीं मिली और लक्ष्मी की शायद शादी हो रही थी, क्योंकि पत्रिका में हमें सूचना मिली थी। तो बालिका के माता पिता से बात की, उन्होंने बताया कि वो बच्चों की शादी 18 के पहले नहीं करेंगे।
आपकी समझाइश के बाद में उन्होंने शादी रोक दी गई है। हाँ, मतलब कल शादी थी बच्चियों की, तो उन्होंने अभी मना किया है, हम लोग शादी नहीं करेंगे। और इसके लिए एक पंचनामा भी तैयार किया गया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 18 वर्ष से पहले वो बच्चों की शादी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर प्रवास के दौरान एक निजी होटल में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दे पर 1-to-1 चर्चा की। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के एक निजी होटल में पत्रकारों से 1-to-1 चर्चा की। यह मौका काफ़ी दिनों बाद था जब सीधे पत्रकारों से कोई बड़ा नेता 1-to-1 चर्चा कर रहा था, क्योंकि इससे पूर्व सिर्फ पत्रकार वार्ता ही होती हुई आई हैं जिसमें आमने सामने चर्चा होती थी। लेकिन इस बार राउंड टेबल पर पहुंचे सिंधिया ने हर पत्रकार के साथ 1-to-1 चर्चा की और उनकी समस्याओं को जानते हुए उनकी सवालों के जवाब भी दिए। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। एयर कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़, पर्यटन का गाइड हो, सब कुछ हो, होटल, ये सब एक साइड पे होना चाहिए। जो वायरस की ट्रांसफरेबिलिटी है करीब 70% जा रहा है। थोड़ा हम लोग 5-10 दिन वेट एंड वॉच करें, पूरे विश्व में क्या स्थिति बन रही है, वैक्सीन की क्या ऑल ईयर राउंड पूरे वर्ष की एक गति होनी चाहिए और उसकी शुरुआत धीरे धीरे होनी चाहिए। अभी एक कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम के बदले में 2 रहें, 1-2 साल उसको ट्राई करें, फिर 4 कार्यक्रम रहें, फिर वो 1-2 साल ट्राई करें। मैं आपको कह दूँ कि कैसे हो विक्रम, मैंने कहा कि आज हम औपचारिक रखेंगे। के वीर सावरकर बाढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा कृषि उपज मंडी माता मंदिर से प्रारंभ होकर पुष्प विहार कॉलोनी कथा स्थल पर पहुंची। बीना के वीर सावरकर बाढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा कृषि उपज मंडी माता मंदिर से प्रारंभ होकर वीर सावरकर बाढ़ पुष्प विहार कॉलोनी कथा स्थल तक पहुंची, जहां सैकड़ों महिलाओं ने कलश सर पर रखे। कलश यात्रा धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई एवं जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के पश्चात ही धाम वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित हरीश शास्त्री जी के द्वारा कथा प्रारंभ की गई। बीना से हमारे संवाददाता लक्ष्मण राजपूत की खबर। आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हरपन न्यूज के साथ। आपने कलाकारों को संरक्षित किया है, उनको प्रोत्साहित किया है, यह आपके परिवार की संस्था है। और स्मृतियाँ 1924 में मुख्यवाहन हुआ था, वो निवेदन करता हूँ राहुल कलाकार का अभिनंदन। ये पवित्र स्थली है स्वर सम्राट तानसेन की समाधि स्थल और वहाँ का कलाकार उपस्थित होता है तो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। जैसे शरीर के अंग होते हैं वह दुनिया के अंग होते हैं, पर जैसे शरीर में आत्मा के बिना शरीर खाली होती है, वैसे ही संगीत और कला और संस्कृति के बिना ये दुनिया वीरान हो जाती है।
और आज जो चंद मिनटों में दिन भर के दिनचर्या के साथ यहाँ बैठकर हृदय के तरंग को उठाने और बिठाने वाले हमारे कर्मही साहेब में जो जिनकी आवाज में इतनी जज्बात है, दिल और दिमाग कहीं और बहल जाता है। इस वातावरण को देखिए, ये वातावरण है संगीत की, कला की, संस्कृति की, चारों तरफ। और आप और हमें गर्व होना चाहिए कि ये वो पवन भूमि है, पवित्र भूमि है, मियां तानसेन ने की और अनेक ऐसे संगीतकार और गायक जिन्होंने अपने ध्वनि से, अपने सुर से भारत पे केवल नहीं लेकिन दुनिया पर असर डाल दिया। मियां तानसेन की कहानी भी एक ऐसी अद्भुत कहानी है। कला और संस्कृति के महोत्सव में हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, हमारे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, हमारे प्रसिद्ध आज शाम के गायक, हमारी अपनी भूमि जबलपुर के करमनी साहब, उनके साथ तबले और सितार और हारमोनियम पे उनकी संगोष्ठी, और मेरे सामने बैठे हुए तानसेन की नगरी कि हमारे सभी गान के प्रशंसक जो इस शाम पर एकत्रित हुए। तानसेन महोत्सव ये दुनिया मशहूर होती है उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, राजनीति के लिए। मोहन माधव रूप को देखी नयन ललचाए, मोहन माधव रूप को देखी नयन ललचाए, दर्शन दीजे वेगी दे, दर्शन दीजे वेगी दे, प्यारे पित इन आए। जहां महाजी महाराज की एक कवि के रूप में एक अवतार ली थी, वहां जयजी महाराज भी जहां एक कुशल शासक थे, उसी के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते थे। और उस्ताद हस्सू खां और उस्ताद हद्दू खां से गायन उन्होंने सीखी, और जहां एक तरफ गायन सीखी, वहीं उस्ताद अमीर खां से सितार वादन भी सीखा। तो ये एक संगम होता था इस पवित्र भूमि के कई शासकों। राजा मान सिंह की दरबार
में गायन की कितनी वृद्धि हुई है उससे हम भली भांति परिचित हैं। और ये 500 साल पुराना इतिहास है हमारे अंचल का, हमारी भूमि का, जिसे हमें आगे ले जाना होगा। मियां तानसेन के बारे में कहा जाता था कि वो तो दीपक को गाकर भी जला देते थे और उनकी ध्रुपद शैली में इतनी क्षमता होती थी। कार्यक्रम हो जाएगा। आज तानसेन महोत्सव कला और संस्कृति का एक उत्सव मनाया जा रहा है। ग्वालियर घराने की एक बहुत पुराना इतिहास रहा है गायन में, कला में, संस्कृति में, और ग्वालियर ने सदैव भारत को इस पावन धरती से नवरत्न प्रदान किए। चाहे तानसेन जी की बात करें, चाहे बैजू बावरा जी की बात करें, जिनकी समाधि चंदेरी में है किले पे। आप में से कई लोग भी शायद वहाँ न गए हों, जरूर जाइएगा। ग्वालियर घराने में सदैव यहाँ के शासकों ने गायन, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। चाहे अकबर के ज़माने से हम बात करें, जहाँ तानसेन जी उनके दरबार के नवरत्न थे, राजा मानसिंह जी के ज़माने की हम बात करें, जो कला और संस्कृति की धरोहर थे, मेरे पूर्वज महाजी महाराज की बात करें, जो स्वयं कृष्ण भगवान पर धर्म की नीति लिखते थे और कविता लिखते थे। चाहे जयाजी महाराज की बात करें, जिन्होंने सितार और गायन अनेक गुरुओं के शिक्षा के आधार पर ग्रहण की थी, और इसके ज़रिए अनेक नवरत्न ग्वालियर घराने के निकले हैं। ध्रुपद के क्षेत्र में तानसेन जी की मुख्यता रहती थी, लेकिन उनके साथ साथ अनेक ऐसे गायक हैं, लक्ष्मण राव कृष्णराव पंडित जी, उनकी सुपुत्री नीता पंडित, अनेक ऐसे गायक हैं ख्याल के क्षेत्र में भी, उल्लासकर परिवार के हैं, अनेक ऐसे गायक हैं। तो इस संस्कृति और इस कला को भी आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है, और ये तानसेन महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और इसे और भव्य बनाना ये हमारा संकल्प होना चाहिए आने वाले दिनों में। महाराज, हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण किया है क्या? कुछ उसके बारे में मैंने आपको कह दिया है। बहुत विस्तृत तरीके से हमने 3 घंटे सारे अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण किया। अगले बार मुरार का भी मैं करूँगा। अनेक निर्देश हमने दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिए हैं, और उसके तहत एक वृद्धि आएगी। ट्रॉमा सेंटर की भी जो स्थिति है आज, उसे सुधारने के लिए हमने सुझाव दिए हैं। मैंने ये भी कहा है कि अगर राशि की कमी है तो राज्यसभा कोष से मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो 1000 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, उसकी पर्ट चार्ट और टाइमलाइन बननी चाहिए। हजीरे के अस्पताल में गया, वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से प्रदुम जी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ वहाँ संचालित कर रहे हैं। वहाँ भी 130 बिस्तर का अस्पताल बनने जा रहा है। कुल मिलाकर करीब 30,000 स्क्वायर फुट का, वो भी अगले मार्च तक तैयार हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि आएगी ग्वालियर में, हजीरे के अस्पताल से, मुरार के अस्पताल से, ग्वालियर के 1000 बिस्तर के अस्पताल से। ट्रॉमा सेंटर का विस्तृतीकरण, मैंने ये भी कहा है कि हमें सोचना चाहिए 80 बिस्तर, शायद वो 1000 बिस्तर के अस्पताल में 80 बिस्तर ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग रखे जाएं, क्योंकि ट्रॉमा के लिए केवल ग्वालियर के लिए नहीं गई, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लोग आते हैं। तो इन सब सुविधाओं पर हमारी चर्चा हुई। महाराज, एक आखिरी सवाल है।